सर्वनाश के दौरान जीवित रहने के बारे में यह नई कहानी विश्वासघात के साथ कई अन्य लोगों की तरह शुरू होती है। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम जंग शियाओयोंग है और अब वह एक लटकी हुई अवस्था में है। वह सचमुच खून के प्यासे लाशों से भरे पिंजरे के ठीक ऊपर लटका हुआ है और उसकी पूर्व प्रेमिका हंस रही है और उसका मजाक उड़ा रही है, उसे याद दिलाते हुए कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही उसका अर्थहीन जीवन भी समाप्त हो जाएगा और वह अपने दोस्तों के साथ वापस सोच सकता है कि क्या हुआ था। शियाओयोंग खुद को यह सब होने देने के लिए माफ नहीं कर सका। यह सब उसकी गलती थी, या बल्कि यह उसकी गलती थी। इस दुष्ट महिला पर भरोसा करने के लिए, जो एक दयनीय मौत की हकदार थी, यही असली खलनायक है। लेकिन उसके लिए हमारे नायक की सभी धमकियां बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। उसने खुद को एक मजबूत और अमीर प्रेमी पाया और अब उससे इस कचरे से निपटने के लिए कहा। मोटा आदमी मदद करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं था और उसने जंग शियाओयोंग को धीरे धीरे प्रताड़ित करने की पेशकश की ताकि लड़की दृश्य का आनंद ले सके और बटन दबाने से पहले अपना गुस्सा निकाल सके। मोटे आदमी ने मजाक में शियाओयोंग को उसकी सभी आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। उसकी उदारता के कारण वे जीवित रह पाएंगे। कुछ महीनों तक आराम से रहने के बाद बातचीत खत्म हो गई और शियाओयांग इन पागल प्राणियों के लिए झोंबी पिंजरे में गिर गया। इस बात में कोई अंतर नहीं था कि किस पर हमला करना है। ताजा मांस ही एकमात्र चीज थी जो वे इस दुनिया में चाहते थे। बंधे हुए शियाओयोंग केवल दर्द में चीख सकते थे और सपना देख सकते थे कि अगर उन्हें फिर से अपना जीवन जीने का दूसरा मौका मिला तो वह अपनी पूर्व प्रेमिका क्विज जिंग और फैटी ली शुआंग को उनके किए की सजा देंगे। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे शियाओयोंग जाग गया और उसने क्विज जिंग की गंदी घृणित आवाज सुनी। एक स्पष्टीकरण वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था कि उसने अभी भी घर के दस्तावेजों पर उसका नाम नहीं डाला था। क्या वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है? इस बीच ज़ियाओयोंग अपने होश में आने और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था। अगर वह अपने पिछले जीवन में सर्वनाश से पहले के समय में पुनर्जन्म लेता, उसे क्यों जिंग ने धोखा दिया? न केवल उसने उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को छीन लिया, बल्कि वह बेघर भी हो गया। बाद में सर्वनाश शुरू हुआ और एक वैश्विक तबाही ने लोगों को लाश में बदल दिया, जिससे पूरी दुनिया अराजकता में डूब गई। लेकिन इस सब के बीच भी अराजकता ज़ियाओयोंग भ्रमित नहीं था और दोस्तों की मदद से बचने में कामयाब रहा और कुछ भटकने के बाद उसमें एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया। वे लाश से डर नहीं सकते थे और अच्छी आपूर्ति के लिए धन्यवाद। वे महीनों तक वहां रह सकते थे कि तभी चिंग फिर से प्रकट हुई। उसने नाटक किया, एक हताश व्यक्ति जो आश्रय की तलाश में था, और उसने फिर से ज़ियाओयोंग की सहानुभूति जीती। हाँ, यह बेवकूफी थी और उसे खुद इसका एहसास हुआ। अब अगली रात उसने दुश्मनों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के द्वार खोल दिए, जिन्होंने लंबे समय से उन्हें नष्ट करने का सपना देखा था। अब यह वही गद्दार है। महिला शांत नहीं हो रही थी और उसने घर के अलावा 400,000 वही दुल्हन की कीमत की मांग की। अगर वह उससे शादी करना चाहता था तो उसने हमेशा की तरह ही व्यवहार किया। उसे विश्वास था कि जोंग उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था और उसके बुरे चरित्र को नहीं देख सकता था। लेकिन इस बार यह अलग होगा। वह इस बुरी चीज को अपने इर्द गिर्द नहीं घुमाने देगा। हालांकि उसे सावधानी से काम करने की जरूरत है। अत्यधिक आवेगी होना उसे चोट पहुंचा सकता है। अब क्विंग ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया कि वह जो मांग करे वह करे, अन्यथा शादी रद्द कर दी जाएगी। इस पर ज़ियाओयोंग ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और आश्वासन दिया। उसे पता था कि क्विंग को इस तरह के रवैये की आदत नहीं थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। कब से उसका गुलाम शियाओयोंग इतना मुखर हो गया था? क्या उसने उसका नौकर बनने के बारे में अपना मन बदल लिया था? अब जब वह उस कष्टप्रद गद्दार से छुटकारा पा चुका था तो वह चारों ओर देख सकता था। केवल 1 महीना बचा था सर्वनाश शुरू होने से पहले और शियाओयोंग को तुरंत तैयारी शुरू करनी थी, अन्यथा बहुत देर हो जाती। बाद में अचानक उसे एक अधिसूचना मिली, जैसे किसी तरह के खेल में उसे सर्वनाश प्रणाली को सक्रिय करने के बाद एक सिस्टम मिशन मिला। मिशन में एक बहुत ही सामान्य था। नाम सर्वनाश की तैयारी। इसे पूरा करने के लिए उसे जमीन का एक टुकड़ा खरीदने और इसे पूरा करने के लिए आपूर्ति का 1 साल का स्टॉक तैयार करने की आवश्यकता थी। ज़ियाओयोंग को 10 अंक मिल सकते थे, जिन्हें वह सिस्टम स्टोर में पुरस्कारों के लिए बदल सकता था। हमारे नायक को इस तरह के बोनस से सुखद आश्चर्य हुआ। सिस्टम मिशन और उनके पूरा होने के लिए पुरस्कार खुशी के लिए। और क्या चाहिए? बस सिस्टम स्टोर में क्या खरीदा जा सकता है? ज़ियाओयोंग को नहीं पता था कि ज्यादातर लूट के बक्से और कुछ औषधियां थीं, उदाहरण के लिए शारीरिक शक्ति में सुधार करने के लिए। लेकिन इन सब से हमारा नायक अपने पेट की बड़बड़ाहट और उचित भोजन की मांग से विचलित ज़ियाओयांग लगभग भूल गया था कि कैसे अपने पिछले जीवन में वह कंजूसी कर रहा था और क्यू जिंग की दुल्हन की कीमत इकट्ठा करने के लिए हर पैसा बचा रहा था, जिससे वह कुपोषित हो गया था। अब वह खुद को सीमित नहीं करने वाला था,
और 1 महीने में एक फैंसी डिनर डिलीवर करने का फैसला किया। समय ज़ॉम्बी हर जगह होंगे और जब तक अच्छा भोजन उपलब्ध है उसे इसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ घंटों बाद डिलीवरी आ गई। जियाओ यांग ने खुद को कभी भी इस तरह के महान मिशेलिन 3 की अनुमति नहीं दी होगी। स्टार टेकअवे से पहले उसने चखना शुरू करने का फैसला किया कि 300 अनब्रेज्ड पोर्क का स्वाद कैसा था जो उसने सर्वनाश के दौरान खाया था। यह दिव्य था और सच होने के लिए बहुत अच्छा था। हमारा नायक वहां नहीं रुका और भोजन भक्षक मोड में चला गया। उसकी भूख काफी अच्छी थी और जल्द ही वह लगभग समाप्त हो गया था। बस इसी समय फोन बज उठा जब शुया क्यूजिंग की दोस्त कॉल कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह पहले से ही उससे शिकायत करने में कामयाब हो गई थी। जियाओ योंग ने फोन उठाया और तुरंत पछतावा किया। फोन से तुरंत एक चीख आई। डब्ल्यू शुया ने यह समझाने की मांग की कि उसने इलाज करने की हिम्मत कैसे की। क्यूजिंग को यह पसंद है कि वह बस उससे अपने प्यार को साबित करना चाहती थी। अगर वह उसे अपनी संपत्ति नहीं दे सकता तो वह कैसे कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। क्यूजिंग बस उसे थोड़ा परख रही थी और वह परीक्षा में असफल हो गया। लेकिन अगर वह घर के कागजात और 1 मिलियन डब्ल्यू नकद माफी के तौर पर लेकर आता है तो वुया उसे क्यूजिंग को समझाने में मदद करने की कोशिश करेगी कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह ब्रेकअप की उम्मीद कर सकता है। इतने लंबे भाषण के बाद हमारे हीरो का धैर्य खत्म हो गया। वह क्या सोचती है कि वह उसे इस तरह के रवैये से परखने वाली कौन है? उसे बस चले जाना चाहिए। वुया फिर भी आपत्ति करने की कोशिश की लेकिन जियाओ योंग ने बस कॉल समाप्त कर दिया। वह पहले से ही इन पैसे की भूखी लड़कियों से तंग आ चुका था। उसे अब उनकी परवाह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां जमीन का एक उपयुक्त टुकड़ा ढूंढा और खरीदा जाए। वह सबसे मजबूत किला बना सके जिसकी रक्षा करना न केवल आसान होगा बल्कि पानी और जंगल के स्रोत के करीब भी होगा। अगली सुबह वह रियल एस्टेट एजेंसी में पहुंचा। उसे तुरंत एक सलाहकार ने बधाई दी और पूछा कि क्या वह किराए पर घर लेने आया है या घर खरीदने आया है। योंग ने उसे आश्वासन दिया कि यह दोनों में से कोई भी नहीं है, वह यहाँ कुछ और करने आया था। मूल्यवान अचानक एक रियल एस्टेट बिक्री प्रबंधक उनके पीछे आया और सलाहकार जियांग को आदेश दिया कि वह जाकर बक्से ले जाने में मदद करे। उन्हें आज टॉयलेट पेपर का एक बड़ा शिपमेंट मिला। उसने समझाने की कोशिश की कि उसके पास एक ग्राहक था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। प्रबंधक यहूदी ने जियाओ यंग को एक ग्राहक के रूप में नहीं देखा। उसने अपने अधीनस्थ को भी सब कुछ भूल जाने के लिए डांटा। उसने उसे आश्वस्त किया कि आप चमक के बिना एक रियल एस्टेट एजेंट नहीं हो सकते। उसने उसे पिछवाड़े में काम करने के लिए भेज दिया और हमारे नायक से कहा कि सस्ते कपड़ों में ऐसा टूटा हुआ हारने वाला शायद शौचालय खरीदने का खर्च भी नहीं उठा सकता, इसलिए उसे ग्राहक भी नहीं कहा जा सकता। इस अहंकारी रवैये ने हमारे नायक को परेशान कर दिया और वह इस प्रबंधक को सबक सिखाने जा रहा था। सबसे पहले जियाओ योंग ने उससे कहा कि वह जो कुछ भी उसने अभी कहा है उसे दोहराए और बताए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। दूसरों को नीची नजर से देखने की प्रबंधक जेई अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गर्व से घोषणा की कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे नायक की तरह कुत्तों को नीची नजर से देखता है। अगर वह खुद के लिए कम से कम एक शौचालय खरीद सकता है तो वह लाइव स्ट्रीम पर खाएगा। जियाओ योंग को एक नजर देखना यह महसूस करने के लिए पर्याप्त था कि प्रबंधक को जल्द ही अपने बारे में पछतावा होगा। शब्द अच्छे हैं क्योंकि प्रबंधक ने खुद ऐसा कहा था। जियाओ योंग ने उसे सलाह दी कि वह सुनिश्चित करे कि बाद में उसे कुछ ताजा भापदार मिले। आखिरकार हमारा हीरो आज यहाँ घर किराए पर लेने या बेचने नहीं आया था बल्कि जमीन खरीदने आया था। उसके आसपास के सभी ग्राहक हैरान थे। यह पहली बार था उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर था। उस मामले में मिस चेनिंग ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उसे एक विस्तृत परिचय दे सके। प्रबंधक यहूदी ने यह सब दांत पीसते हुए देखा। उसे विश्वास था कि कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जब भुगतान की बात आई तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि जियाओ यांग ऐसा करने में सक्षम होगा। ऐसा लगता था कि उसे पीछे से आने का शौक था। उसने सोचा कि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भूमि का टुकड़ा पूर्वी जिले में स्थित है। जियांग ने सोचा कि यह एक बुरा विचार था। वह स्थान टी सिटी की भूमि थी। वहां कई अधूरे कारखाने और लंबित परियोजनाएं थीं। ऐसी संपत्ति ग्राहकों को नहीं बेची जा सकती थी। प्रबंधक यहूदी ने ऐसा नहीं सोचा था। उसने अभी भी यहाँ कोई ग्राहक नहीं देखा था और उसकी राय में इतनी अधिक मांगों वाला यह हारे हुए व्यक्ति यहाँ भूमि खरीदने के लिए नहीं बल्कि परेशानी खड़ी करने के लिए आया था। जियाओ योंग को वास्तव में परवाह नहीं थी कि भूमि कहाँ स्थित थी जब तक यह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अधूरे कारखाने भी एक समस्या नहीं थे, इसके विपरीत एक फायदा था। विवरणों को देखने के बाद हमारे नायक ने फैसला किया कि यह बिल्कुल वही है जिसकी उसे जरूरत थी। कांटेदार तार के साथ इस जगह की रक्षा करना आसान होगा और अधूरे कारखाने निर्माण पर बहुत पैसा और समय बचाएंगे, इसलिए वह इस जमीन को खरीदने के लिए सहमत हो गया। वह अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और खरीद के लिए भुगतान करने के लिए तैयार था।
शैंग हैरान था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई अपने सही दिमाग में अधूरे कारखानों के साथ इस जमीन को खरीदने जा रहा था। लेकिन फिर भी ज़ियाओ योंग दृढ़ रहा और उसे जल्दी से जल्दी करने के लिए भी कहा, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति ताजा मल खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। प्रबंधक यहूदी ने अपने हाथों में चेक पकड़ा और विश्वास नहीं कर सका कि यह संभव था कि यह रगामफिन 300,000 का भुगतान करने में सक्षम था, जबकि परित्यक्त कारखानों वाली भूमि के लिए यह उसके लिए पागलपन था। ज़ियाओ योंग ने उसे जाने से पहले याद दिलाया कि उसने भुगतान कर दिया है और अब प्रदर्शन करने की उसकी बारी है, जबकि यहूदी इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा है। ज़ियाओ योंग उसे सुपर चैट में एक दान भेजेगा ताकि वह इतना नाराज न हो। अन्य ग्राहकों ने मोटे प्रबंधक को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जल्दी करो, क्योंकि वे पहले ही धारा शुरू कर चुके थे। एक का पेट ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसने वादा किया कि यह कम से कम ताजा तो होगा। इस प्रकार शियाओ योंग ने सिस्टम कार्य का पहला चरण पूरा कर लिया था। अब दूसरे चरण पर पहुंचने का समय था। शिया यंग ने जमीन खरीदने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि आपूर्ति जमा करने के लिए पैसे कैसे जुटाए जाएं। जब वह रियल एस्टेट एजेंसी छोड़ रहा था तो उसे एक पुराने परिचित ली शुआंग ने पहचान लिया और उसने तुरंत आश्चर्य किया कि हमारा हीरो यहाँ क्या कर रहा था। हालांकि सभी ये सवाल उसके दिमाग से उड़ गए जब उसने देखा कि स्टाफ और ग्राहक अंदर क्या चल रहा था। मैनेजर ज्यू को अपना वादा निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि वह हताश होकर मदद मांग रहा था और कितना वह मल खाना नहीं चाहता था। इस बीच क्विज जिंग अपने नाखूनों को रंग रही थी और जीवन का आनंद ले रही थी। बेफिक्र होकर उसे लियोंग का फोन आया और उसने पूछा कि क्या वह जानती है कि ज़ियाओ योंग जमीन खरीदने के लिए रियल एस्टेट कंपनी में आया था। बेशक वह नहीं जानती थी और हैरान थी कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। लुचोंग ने स्पष्ट किया कि ज़ियाओ योंग ने 300,000 का भुगतान किया था, शायद दुल्हन की कीमत के पैसे जो उसने बचाए थे। अब वह सिर्फ इस बात से नाराज थी कि उस कमीने ने उसके पैसे का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। लिउ चोंग ने उसे शांत रहने और गुस्सा न करने की सलाह दी, बल्कि ज़ियाओ योंग को ढूंढने और उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। लेकिन वह गुस्से में अंधी हो गई थी। वह उससे कुछ भी नहीं पूछने वाली थी। उस कमीने ने उसके पैसे का इस्तेमाल किया था और वह आज उसका पर्दाफाश करने वाली थी। इस बीच हमारे हीरो की अपनी चिंताएं थीं, आपूर्तियां खरीदना और एक आधार बनाना जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। उसके सभी शांतिपूर्ण विचार एक उन्मत्त दस्तक से बाधित हो गए। दरवाजा क्यूजिंग और उसकी बहन के साथ था। वह अभी भी गुस्से में थी कि उसने उसके पैसे खर्च करने की हिम्मत की। ज़ियाओ योंग अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वह किस बारे में बात कर रही थी। दूसरी तरफ क्यूइंग ने जारी रखा, क्योंकि उसने उसे यह बताने के लिए सोचा कि उसने दुल्हन की कीमत के पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया है। वह पैसा उसका था और चूंकि उसने उससे जमीन खरीदी थी इसलिए वह भी उसका था। ज़ियाओ योंग को यह भी नहीं पता था कि इस पागल महिला के दावों का जवाब कैसे दिया जाए। उसने आखिरकार उसे इस तरह से समझाने का फैसला किया कि उसके जैसा बेवकूफ भी समझ जाए कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वह उस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करने जा रहा है। इसके अलावा वह लियोंग के साथ उसके संबंधों के बारे में जानता है। क्विंग को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा था और वह उसके और लियोंग के बारे में कैसे जानता था। उसकी बहन ने देखा कि चीजें कहां जा रही थीं। उसने सभी को शांत होने और इस छोटी सी गलतफहमी को सुलझाने का सुझाव दिया एक जोड़े के बीच। लेकिन ज़ियाओ योंग इन दोनों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने जा रहा था। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। क्विंग उसकी प्रेमिका नहीं है, बल्कि उस बूढ़ी मोटी लियोंग की दयनीय डोरमैट है। उसके ठीक बाद उसने उसके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया और उसे बस चले जाने के लिए कहा। उसे देखकर उसे पहले से ही गुस्सा आ रहा था। क्यूजिंग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे पता था कि वह और लियोंग हमेशा कमरे किराए पर लेते समय बहुत सावधान रहते थे। उसकी बहन को भी उनके बारे में पता नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्यों नहीं साझा, कि क्या वह वास्तव में उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को डेट कर रही है। क्यूजिंग ने आश्वासन दिया कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। उन्होंने बस कुछ बार कमरे किराए पर लिए थे। ऐसी बेकाबू स्थिति में उनके पास घर जाने और एक नई योजना के साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे केवल यही कर सकते थे, क्योंकि उसकी बहन ने ज़ियाओ योंग वुया के साथ गड़बड़ कर दी थी। अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी और शियाओ योंग को आकर्षित करना चाहती थी। आखिरकार वे अच्छी बहनें हैं। अगले दिन शियाओ योंग एक निर्माण दल के साथ उसकी भूमि पर आया। वह एक फैक्ट्री का पुनर्निर्माण करना चाहता था और वह सोच रहा था कि विस्तृत विश्लेषण के बाद इसमें कितना समय लगेगा। विश्लेषण फोरमैन ली ने संक्षेप में बताया कि दीवारों को मजबूत करना, सुरक्षात्मक टावरों का निर्माण करना, टेक्सास कांटेदार तार लगाना, स्टील के बख्तरबंद दरवाजों को मोटा करना और बुलेट प्रूफ ग्लास जोड़ना सभी समय लेने वाली प्रक्रियाएं थीं। लेकिन वह एक अतिरिक्त प्रश्न में रुचि रखता था कि किस तरह की शक्ति ने हमारे नायक को नाराज किया था। उसे ऐसा किला बनाने की जरूरत थी। शियाओ यंग ने उसे सलाह दी कि वह बहुत ज्यादा न पूछे, क्योंकि बहुत ज्यादा जानने से
कुछ भी अच्छा नहीं होता। हमारा हीरो सिर्फ यह जानना चाहता था कि 1 महीने में निर्माण पूरा करने में कितना खर्च आएगा। फोरमैन ने उसे आश्वासन दिया कि यह 1 महीने में नहीं हो सकता। उस स्थिति में शियाओ यंग ऐसे कई लोगों को जानता था जो इसे करने के लिए तैयार थे। फोरमैन ने जवाब दिया कि श्रमिकों का जीवन और कल्याण अधिक मूल्यवान था। इससे हमारा हीरो हैरान रह गया। उसने पहली बार फोरमैन से विवेक के साथ मुलाकात की थी, लेकिन यह पता चला कि वह गलत था। यह सिर्फ इसका मतलब था कि बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। जाओयोंग ने उसे बिना देरी के कीमत बताने के लिए कहा। फोरमैन ली ने गणना की कि अगर उन्हें 1 महीने में परियोजना पूरी करनी है तो श्रमिकों को 24 घंटे काम करना होगा, इसीलिए लागत 6 अंकों की होगी। कीमत थी 20 मिलियन और वे निर्माण शुरू करने से पहले 5 मिलियन की जमा राशि प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे तुरंत काम शुरू कर सकें। लेकिन यह विकल्प हमारे नायक के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। वह चाहता था कि वे तुरंत काम शुरू करें और वह पैसे उन्हें 100 दिनों के भीतर हस्तांतरित कर देगा। 1 हफ्ते तक निर्माण कंपनी को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि अगर वह भुगतान नहीं कर सकता तो वह जमीन उनकी हो जाएगी। अचानक जब शुया निर्माण स्थल पर दिखाई दी तो उसने उसकी बांह को कसकर गले लगाया और उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। समुद्र यांग पहले से ही इस बात से तंग आ चुका था। अपने पिछले जीवन में वह एक घटिया महिला थी। उसने क्विज जिंग के साथ मिलकर उसे उसके माता पिता की विरासत से बाहर कर दिया था और इस बार वह उसे दोगुना भुगतान करने के लिए तैयार था। उसके सारे प्रयास बेकार थे। चाहे वह कितनी भी अच्छी लड़की की तरह व्यवहार करने की कोशिश करे, वह उसकी घटिया प्रकृति को देख सकता था। उसने पूछा कि क्या यह वही जमीन है जिसे उसने खरीदा है। यह बहुत सुंदर दृश्य है और जिया यंग शायद यहाँ एक विला बनाना चाहती है, लेकिन वह यहाँ जो भी बनाता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस रवैये को देखकर वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वह हारने वाला कब से बहुत अजीब व्यवहार करता है। आप आमतौर पर उसके हाथ पर उसका स्पर्श ही उसे शर्माने और उसके दिल की धड़कनें तेज करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन आज इनमें से कोई भी काम नहीं आया। इसके बजाय वह उदासीनता से उससे दूर हो गया और निर्माण श्रमिकों को निर्देश देने चला गया कि वे क्या गलत कर रहे थे और गेट को चौड़ा करने की जरूरत है। जबकि शुया इस सुनहरे अवसर को चूकने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि क्यू जिंग ने अपने धोखे से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसे ले जाना चाहिए और यह जमीन उसकी हो जाएगी। जिया यंग घर लौट आया और सोचने लगा कि वह और पैसे कैसे प्राप्त कर सकता है। जब उसने घर को बैंक में गिरवी रख दिया तो उसे केवल 3 मिलियन का अनलोन मिला, जो निर्माण के पहले चरण की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो सर्वनाश वैसे भी अपरिहार्य था, और अगर उसने घर को कुछ लोगों को बेच दिया तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कुछ ऐसा था जिसे समय रहते निपटाया जाना चाहिए था। दरवाजे पर दस्तक हुई। यह बहुत ही परेशान करने वाला बूढ़ा पड़ोसी था। वह नीचे रहता था और उसका नाम ग्रैंडपाली था। वह एक अमीर बूढ़ा कमीना था। उसके पास पहली और दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट थी और वह तीसरी मंजिल भी खरीदना चाहता था, लेकिन जाओयोंग इसे बेचने के लिए सहमत नहीं था। इसीलिए यह बूढ़ा आदमी हर तरह की गंदी हरकतें कर रहा था। दरवाजों पर रंग रोगन कर रहा था, कचरा फैला रहा था, ताबूत ला रहा था और दरवाजों पर ताला लगा रहा था। वह हर तरह की गंदी हरकतें कर रहा था और अब वह शिकायत करने आया है कि जाओयोंग ने कल रात यहाँ पार्टी करके शोर मचाना। निश्चित रूप से यह एक जानबूझकर किया गया झूठ था। हमारा हीरो कल रात जल्दी सो गया था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। जाओयोंग जानता था कि बूढ़ा आदमी उसका घर चाहता था, इसलिए उसने नाटक किया कि वह तंग आ चुका है और हार मान ली। अब वह बूढ़े आदमी को घर बेचने के लिए तैयार था। बूढ़े गिजर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जाओयोंग की एक शर्त थी कि वह अगले 6 महीने तक घर में रहना चाहता था, जब तक कि उसे रहने के लिए कोई नई जगह नहीं मिल जाती। लेकिन बूढ़े आदमी को 5 मिलियन अपने खाते में ट्रांसफर करने होंगे। अभी खाता खोलो ताकि वह नए घर के लिए जमा राशि का भुगतान कर सके। अगर बूढ़ा आदमी इस शर्त से सहमत नहीं होता है तो वह सौदे के बारे में भूल सकता है। लालची बूढ़ा कमीना उसे जाने नहीं दे सकता था और सहमत हो गया, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मांग की ताकि जाओ यंग अपना मन न बदल सके बाद में। यह हमारे नायक के लिए कोई समस्या नहीं थी कि बूढ़ा कमीना तब भी अपने घर में मर जाएगा जब सर्वनाश शुरू हो जाएगा। एक बार जब बूढ़े ली ने 5 मिलियन यूएन ट्रांसफर किए तो बैंक से आरण के साथ इन सम जाओयोंग ने 8 मिलियन एकत्र किए थे। अब दूसरा कार्य पूरा करने और सबसे बड़ा इनाम पाने का समय है। सुपरमार्केट इस काम के लिए एकदम सही था। शियाओ यांग ने आने वाले साल के लिए आपूर्ति को परिश्रम पूर्वक स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसके आसपास के लोग उसे मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में देखते थे और दूर रहना पसंद करते थे। आखिरकार उसने किराने की गाड़ियों का एक पूरा झुंड चेकआउट लाइन तक खींच लिया। उसके आसपास के लोग अभी भी नहीं समझ में नहीं आया कि वह इतना सारा सामान क्यों खरीद रहा था। वे उस पर हंसे
जैसे कि वह सिर्फ एक और मूर्ख था जो सर्वनाश और दुनिया के अंत के बारे में अफवाहों पर विश्वास करता था। लेकिन उनकी बातचीत का कोई मतलब नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शियाओ योंग ने पूरा कर लिया था सिस्टम का कार्य और सिस्टम स्टोर में उपलब्ध सभी विकल्पों में से 10 अंक प्राप्त किए। नायक का आपूर्ति बॉक्स 10 अंकों के लायक था और जियाओ योंग ने इस अवसर का उपयोग करने में संकोच नहीं किया और इस बॉक्स पर सभी उपलब्ध अंक खर्च करने का फैसला किया। खरीद सफल रही और उसे यह मिला। एक नोट जोड़े पर जाएं रहस्यमय बॉक्स। इसे खोलने के बाद उसे एक लेवल 1 स्पेस रिंग मिली जिसने उसे 500 क्यूबिक मीटर के अपने स्वयं के सब स्पेस का उपयोग करने की अनुमति दी। साथ ही इस स्पेस टाइम के अंदर भी स्थिर रहा जिससे अंदर की वस्तुओं को खराब नहीं होने दिया गया। यह एक अविश्वसनीय रूप से सफल लाभ था। इसका एक कारण था, हमारे हीरो को इस बॉक्स के बारे में अच्छी भावना थी। तथ्य यह है कि सब स्पेस स्टूड स्टिल के अंदर समय का मतलब था कि वह इसके अंदर ताजा भोजन भी स्टोर कर सकता था और यह कभी भी खराब नहीं होगा। साथ ही नए आइटम जियाओ योंग को एक नया मिशन भी मिला था। इसके पूरा होने के लिए 10 साल का भरण पोषण संभव था, 20 पॉइंट प्राप्त करना संभव था। लेकिन अचानक हमारे हीरो को सुपरमार्केट सुरक्षा प्रमुख ने बुलाया। उसे खबर मिली थी कि कोई पागल आदमी परेशानी पैदा कर रहा है। पता चला कि वह जियाओ योंग को जानता था। सुरक्षा प्रमुख का नाम यांग ताओ था। वह हमारे हीरो के समान ही हाई स्कूल में गया था और एक स्थानीय बदमाश का नौकर था जो कमजोर और अतीत में मजबूत से डरता था। उसने अपने बॉस के लिए हाई स्कूल के छात्रों से पैसे ऐंठ लिए थे और जियाओ योंग का उसके साथ अक्सर झगड़ा होता था। आज जियाओ योंग को उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ यांगा ने मांग की कि हमारे नायक ने इन सभी चीजों को वापस वहीं रख दिया जहां से उसने उन्हें लिया था, अन्यथा वह उसके प्रति दयालु नहीं होगा। जियाओ योंग ने जवाब दिया कि वह अभी भी नहीं बदला है और अभी भी सप्ताह भर बदमाशी कर रहा था। लेकिन हमारा नायक कुछ भी वापस नहीं करने वाला था। वह यहाँ एक ग्राहक है और वह हमेशा सही होता है। क्या वास्तव में ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? फिर यांगा ने मांग की कि जियाओ योंग वस्तुओं के लिए भुगतान करे। अभी नहीं तो यह क्रूर होने के लिए उसकी अपनी गलती होगी। 1 घंटे के बाद सुपरमार्केट में सभी कैशियर ने आखिरकार सभी वस्तुओं की कीमत की गणना की। कुल 56,000। जब यांगा ने तुरंत भुगतान करने की मांग की और हमारे नायक ने अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने में संकोच नहीं किया, सुपर हीरो हथियार लेन देन सफल रहा और सुरक्षा प्रमुख हैरान था। वह मुड़ा और अपनी हार स्वीकार करते हुए जाने वाला था, लेकिन जियाओ योंग ने उसे प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। यांगा को एहसास नहीं था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन यह सरल था। युवाताओं असभ्य था और अब हमारे हीरो को सार्वजनिक रूप से माफी चाहिए थी, नहीं तो वह सारा सामान वापस कर देगा। सुरक्षा प्रमुख ने सोचा कि वह बहुत आगे निकल गया है और सिर्फ परेशानी मोल लेना चाहता है। हालांकि आसपास बहुत सारे गवाह थे। उन्होंने सब कुछ देखा और हमारे हीरो का पूरा समर्थन किया। उन्होंने सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया और यांग ताओ को धमकी दी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वह उसे इंटरनेट पर मशहूर कर देगा। जियाओ योंग ने यह भी वादा किया कि अगर माफी ईमानदारी से मांगी गई तो वह यहाँ से 10 गुना ज्यादा सामान खरीदेगा। अगर यांग ताओ को उस पर विश्वास नहीं हुआ तो वह पीओएस ला सकता है मशीन और हमारा हीरो उसे अपना बैलेंस दिखाएगा। यांगा को यकीन नहीं हुआ। जब उसने अकाउंट में 7 मिलियन देखे, जियाओ योंग ने केवल माफी मांगी और फिर वह खरीदना जारी रखेगा, जबकि सुरक्षा प्रमुख अपने अभिमान से जूझ रहा था। यह लड़ाई अल्पकालिक थी और वह हार गया। दबाव बहुत अधिक था और उसने हार मान ली और माफी मांगी। जियाओ योंग ने उसे भविष्य में इतना विचारहीन न होने की सलाह दी, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि स्थिति अब कैसे बदल जाएगी। यांगा ने परोपकार का मुखौटा लगाया और पूछा कि हमारा हीरो इतनी सारी चीजें क्यों खरीदता है। बेशक, एक्से यंग ने जवाब दिया कि यह उसका कोई काम नहीं था। वह उस मामले में एक बड़ा सौदा करने की योजना बना रहा था। यांग ताओ जानता था कि इस सुपरमार्केट के गोदाम में क्या पेशकश करनी है। अगर जियाओ योंग एक बड़ा सौदा करना चाहता था तो उसे एक थोक विक्रेता ढूंढना चाहिए था और वह केवल एक को जानता था, क्योंकि वह सुपरमार्केट में काम करता था। वह जंग शेना था। वह वर्तमान में थोक व्यापार में था। उसने तुरंत उसे फोन किया और खुशी से उसे बताया कि उसने उसके लिए एक बड़ा ग्राहक ढूंढ लिया है। जियाओ योंग ने महसूस किया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं और चूंकि ये 2 बदमाश अभी भी एक साथ काम करते हैं, वह केवल आश्चर्य कर सकता था कि कितना वे सुपरमार्केट से पैसे लूट रहे थे। जल्द ही वे दोनों एक साथ थोक गोदाम पर पहुंचे। एक महंगी कार उनकी ओर तेजी से आई, बल्कि लापरवाही से। जिस तरह से जंग जेनी ने अहंकार पूर्ण तरीके से गाड़ी चलाई, उससे हमारे नायक को एहसास हुआ कि शायद उसके साथ पहले कभी धोखाधड़ी नहीं हुई थी और यह तय करने का समय था कि यह पुराने दोस्तों की बैठक थी। हालांकि अभिमानी मालिक ने हमारे नायक को तुरंत नहीं पहचाना और ताओ को याद दिलाना पड़ा कि वे एक बार एक साथ मिडिल और हाई स्कूल में गए थे।
यहाँ तक कि शांग जे को यह याद रखने में मुश्किल हुई कि जियावाई यंग कौन थी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वह याद आया कि यह बिल्कुल वही लड़का था जिसके पास थोड़ी सी रीढ़ थी। शांगी ने अपने पूर्व सहपाठी पर एक नजर डाली। उसे सस्ते गैर डिजाइनर कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह उन लोगों से घृणा करता था जो अमीर होने का दिखावा करते थे जब वे नहीं थे। शांगी ने पहले ही हमारे नायक के कपड़ों के आधार पर उसके बारे में एक निष्कर्ष निकाल लिया था। उसने तुरंत टीए की ओर रुख किया ताकि इस बेवकूफ को सबक सिखाया जा सके कि उसने उसे इतना बेकार बड़ा ग्राहक लाया और उसका समय बर्बाद किया। शांगा ने उसे अगली बार बेहतर सोचने के लिए एक लात भी मारी। भले ही ताऊ ने यह जानते हुए भी अपनी बात पर अड़े रहने की कोशिश की कि ज़ियाओयोंग वास्तव में शांगी अमीर था। वह ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वह इस व्यवसाय में वर्षों से था और जैसा कि उसने सोचा था कि वह एक नजर में बता सकता है कि कौन अमीर है और कौन नहीं। ज़ियाओयोंग ने देखा कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और शांगी को एक अनपढ़ कहा जो लोगों को नीची नजर से देखता है। शांगी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उससे वही दोहराने की मांग की जो उसने अभी कहा था। ज़ियाओयोंग उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था और उसके चेहरे पर दोहराता था कि वह लोगों को नीची नजर से देखता है। लेकिन यह पता चला कि यह वह बात नहीं थी जिसने उसे बिल्कुल भी नाराज किया था, बल्कि तथ्य यह था कि हमारे नायक ने उसे बुलाया था। इससे अधिक संतुष्ट होने पर उसने शांगी को आदेश दिया कि वह अपना कॉलर छोड़ दे और एक पल में ही खाता संख्या पुकारे। शांग के चेहरे पर गुस्से का भाव एक सदमे में बदल गया। ज़ियाओयोंग ने वास्तव में किसी तरह उसके खाते में 1 मिलियन स्थानांतरित कर दिया था। हमारे नायक के अनुसार यह केवल एक जमा था। उसकी योजना 5 मिलियन मूल्य का सामान खरीदने की थी। शांगी ने पूछा कि उसे किस तरह के सामान की आवश्यकता है। एक्स यंग ने उत्तर दिया कि उसे तेल, चावल, नमक, स्नैक्स और पेय की आवश्यकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे उत्पाद जो लंबे समय तक खराब न हो। एक अगोचर मुस्कान शांगजी के चेहरे पर यह भाव झलक रहा था कि उन्हें अभी अभी लगभग समाप्त हो चुका भोजन का एक बैच प्राप्त हुआ था और यह भोजन के साथ गोदाम में पहुंचने पर ज़ियाओयोंग को इसे देने का सही अवसर था। शांगी ने हमारे नायक को मूल थोक मूल्य से 10% की छूट पर पूरे शिपमेंट को लेने की पेशकश की। प्रस्ताव बहुत अच्छा था। हालांकि ज़ियाओयोंग को एहसास हुआ कि शांगजे उसे इतने सस्ते मूल्य पर भोजन नहीं बेचेगा। इसलिए पहली चीज जो उसने करने का फैसला किया वह था भोजन की गुणवत्ता की जांच करना, क्योंकि ज़ियाओयोंग को संदेह था कि यह एक जाल था। हालांकि पैकेजिंग नई लग रही थी। भोजन लगभग समाप्त हो चुका था। समाप्त हो चुके श्रेणी को उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओयोंग उसकी योजना को इतनी जल्दी समझ लेगा। उसने तुरंत उसे 50% तक की छूट की पेशकश की। लेकिन हमारा हीरो इस सौदे से संतुष्ट नहीं था। इन 5 मिलियन के साथ उसका इरादा उच्चतम गुणवत्ता वाला भोजन खरीदने का था। हालांकि उसके पास इस समाप्त हो चुके उत्पाद के लिए भी योजनाएं थीं। जोंग ने शांग से कहा कि वह उससे समाप्त हो चुके सामान को आधी कीमत पर लेने के लिए तैयार था, लेकिन इस शर्त के साथ कि भुगतान 1 महीने में किया जाएगा। शांगी हमारे हीरो के शब्दों पर अविश्वसनीय था, लेकिन ज़ियाओयोंग ने जवाब दिया कि वह अपना घर गिरवी रखेगा। शांगी था उलझन में क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि ज़ियाओयोंग को समाप्त हो चुके भोजन की आवश्यकता क्यों थी। वह यह भी अनुमान नहीं कर सकता था कि थोड़ी देर बाद यह समाप्त हो चुका भोजन भी सोने के वजन के बराबर होगा। ज़ियाओयोंग ने विवरण में जाने का इरादा नहीं किया और शांगी से कहा कि वह उसे सही पते पर सामान पहुंचा दे। अचानक किसी ने हमारे नायक को एक घर की बिक्री के संबंध में फोन किया। जल्दी से शांगाए और ताओ को अलविदा कहकर वह चला गया। खरीदार एक बूढ़ा आदमी था जो 400,000 का अग्रिम भुगतान करने और ज़ियाओयोंग को बाहर निकलने के लिए 3 महीने का समय देने के लिए तैयार था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि यह हमारे नायक को थोड़ा सतर्क कर दिया। उसने पूछा, बूढ़े आदमी ने पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों था। उसने उत्तर दिया कि उसकी पोती स्कूल बदलने वाली थी और उसे रहने के लिए जगह चाहिए। ज़ियाओयोंग पड़ोस में घर बेचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। बूढ़ा आदमी इतना ईमानदार था कि उसने ज़ियाओयोंग को सारी जानकारी खुद ही दे दी। हमारे नायक ने पूछा कि क्या वह इस बात से डर गया था कि इस जानकारी से वह कीमत बढ़ा सकता है। बूढ़े आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और घबराहट में उसने हमारे नायक से ऐसा न करने की विनती की, क्योंकि यह उसकी सारी बचत थी। ज़ियाओयोंग एक बदमाश नहीं था जो निर्दोष लोगों की दयालुता का फायदा उठाता था। उसने जवाब दिया कि उनका सौदा हो गया था। फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बूढ़ा आदमी अब अविश्वसनीय रूप से खुश था, क्योंकि उसकी पोती के पास रहने के लिए जगह थी। वह इतना दयालु और विनम्र था कि उसने अपने काम से उसे विचलित करने के लिए ज़ियाओयोंग से माफी भी मांगी। यह महसूस करते हुए कि बूढ़ा आदमी कितना दयालु और ईमानदार था, हमारा नायक महसूस करता था कि वह और उसकी पोती सर्वनाश में 1 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। उस बूढ़े आदमी को पुकारते हुए, जो पहले से ही जा रहा था, उसने उससे उसका पता पूछा। थोड़ी देर बाद ज़ियाओयोंग अपनी जमीन पर पहुंचा जहां काम जोरों पर था, फोरमैन को यह बताने के बाद कि भुगतान जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रगति के बारे में पूछताछ की, क्योंकि यह पता चला
कि लगभग 80% निर्माण पूरा हो चुका था। दीवारों और दरवाजों की सुरक्षा और मोटाई ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने अनुरोध किया था। गोदाम कारखाने पर आधारित था, वहां सब कुछ तैयार था और गोदाम का इस्तेमाल किया जा सकता था। यह बहुत अच्छी खबर थी। जाओ योंग ने तुरंत शांगी को फोन किया और उसे जल्द ही आपूर्ति लाने के लिए कहा। गोदाम एक प्रलय के दिन की तरह था। जाओ योंग के सख्त आदेश के तहत तिजोरी संसाधनों से भरने लगी। शाम तक सब कुछ तैयार था। जैसे ही श्रमिक चले गए, हमारा नायक आखिरकार किए गए कार्य का मूल्यांकन करें। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो गया था और अब वह उसी समय सांस छोड़ सकता था। सिस्टम ने एक सूचना भेजी कि उसने सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लिया है, जिसके लिए उसे 20 सिस्टम अंक मिले। जब जाओ योंग ने सिस्टम स्टोर खोला तो उसने देखा कि इसमें जागृत क्षमताओं के साथ एक नया बॉक्स था। इसका मतलब था कि वह सर्वनाश शुरू होने से पहले अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त कर सकता था। जिया यंग ने बिना किसी दूसरे विचार के एक बॉक्स खरीदा। जब उसने बॉक्स खोला तो उसे माइंड्स आई नामक एक स्तर 1 की क्षमता प्राप्त हुई। धन्यवाद, जिससे वह लक्ष्य की शत्रुता का पता लगा सकता था। जाओ योंग खुश था क्योंकि उसकी राय में यह सर्वनाश के शुरुआती चरणों में सबसे उपयोगी कौशलों में से एक था। सिस्टम हमारे नायक को आराम नहीं करना चाहता था क्योंकि इसने जल्द ही उसे एक और कार्य भेजा। इस बार उसे हथियार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। बहुत सारे हथियार जाओ योंग को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह वास्तव में यही करना चाहता था। आने वाले सर्वनाश के लिए खुद को हथियार बंद करने के लिए नए कार्य के साथ कुछ बंदूकें प्राप्त करने का समय था। जंग जायोंग ने खुद को शहर के गंदे अंडरबेली में पाया। देर रात तक व्यस्त ब्लैक मार्केट में घूमते हुए वह ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच लगातार मोल भाव और अप्रिय आवाजें सुन सकता था, जो अपने लिए बेहतर सौदे करने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह घोटालेबाज थे। अचानक किसी चीज ने हमारे एमसी का ध्यान खींचा। उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। यह एक परिचित व्यक्ति था, वह व्यक्ति जिससे कॉजिंग पहले सर्वनाश में चिपका हुआ था। ली शुशी वह आक्रामक रूप से कुछ नकली गहनों की कीमत कम करने की कोशिश कर रहा था। अंततः उसने विक्रेता को सहमत करने के लिए उसे मना लिया। जंग जाओ यांग को आज रात इस आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह समझ में आया कि कमीना नकली जेड कंगन के लिए ट्रोलिंग कर रहा होगा। वह चुड़ैल कोजिंग वास्तव में इतना मूर्ख था कि नकली उपहारों से धोखा खा गया। कुछ फीट की दूरी पर उसे आखिरकार एक स्टॉल मिला जो कुछ आशाजनक सामान बेच रहा था। तेज ब्लेड फर्श पर पंक्तिबद्ध थे, प्रत्येक पिछले से अधिक घातक था। जैसे ही उसने उन तेज ब्लेडों को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आखिरकार वह पाया जिसकी उसे तलाश थी। तहखाने के सामने बैठकर उसने साहसपूर्वक पूछा कि क्या वे इस स्टॉल पर कोई कठोर सामान बेचते हैं। श्री कैमोफ्लेज, जो एक सैन्य आदमी की तरह दिखते थे, किसी से भी खुश नहीं थे। अपने गुप्त संदेश के बारे में बताते हुए उस व्यक्ति ने उसे एक चाकू शार्पनर फेंक दिया और युवक से कहा कि वह खुद ही ब्लेड को किसी सख्त चीज के लिए घिस ले। और अधिक गंभीर होते हुए उसने टिप्पणी की कि इनमें से कोई भी चाकू पर्याप्त सख्त नहीं था। वह जो खोज रहा था वह कुछ अधिक सख्त चीज थी। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रहा था। मिस्टर कैमो गंभीर हो गया और उसने पूछा कि क्या वह मुसीबत मोल ले रहा है। मिस्टर कैम की चिड़चिड़ाहट उसके फोन की सूचना की आवाज से बाधित हुई कि उसके बैंक खाते में 200,000 यूएन स्थानांतरित कर दिए गए थे। उसके सामने जंग शियाओयोंग रसीद पकड़े हुए था। जब उसने रसीद भेजी थी, स्टॉल पर क्यूआर कोड के माध्यम से खगोलीय धनराशि। यह गुस्साए विक्रेता को शांत करने का उनका तरीका था और यह साबित करना कि वह एक गंभीर खरीदार था। आखिरकार श्री कैमो ने अपने एक आदमी को स्टॉल पर आने और देखने के लिए बुलाया, जबकि उन्होंने वास्तविक व्यवसाय को संभाला। जंग जाओ योंग के प्रति उनके रवैये ने 180 डिग्री का मोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने विनम्रता से युवक को दूसरी इमारत में ले जाया, क्योंकि बाहर बात करना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता था। उन्हें स्टोर के बगल में हानिरहित इमारत में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी। श्री कैमो अब जाओ यांग को छोटे लक्ष्यों के लिए कुछ घरेलू बंदूकें बेचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कीमत 2000 वाई और गोला बारूद आएगी। सस्ते हमारे लड़के ने तुरंत मना कर दिया, जिससे मिस्टर कैम की प्रतिस्पर्धी भावना थोड़ी बढ़ गई। इसलिए उन्होंने 5000 वाई के लिए सक्रिय ड्यूटी हैंडगन के मॉडल के कुछ प्रतिकृति रिवॉल्वर निकाले। आपको एक 9 मिमी शूटर गोलियां मिलेंगी। जाओ यंग के लिए आपको 5 पॉप मिलेंगे। यह केबल को स्वीकार करने के लिए मुश्किल था, लेकिन उसने 200,000 वाई का प्रीपेड किया। इस कबाड़ ने उसकी रुचि बिल्कुल नहीं जगाई। प्रीपेमेंट के उल्लेख से भ्रमित मिस्टर कैमो ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। जंग जाओयोंग ने घोषणा की कि पहले से प्रारंभिक हस्तांतरण 2 के अपने ऑर्डर के लिए सिर्फ 10% पूर्व भुगतान था। 1 मिलियन वॉट का हथियार। श्री कैमो इस रहस्यमय क्रेता संबद्धता के बारे में थोड़ा चिंतित हो रहे थे। शियाओयांग ने कुछ बकवास बनाई कि उसके अधीनस्थ आमतौर पर इस प्रकार की घटिया खरीद को कैसे संभालते हैं, लेकिन वह अब यहाँ है।
और अपनी पहचान के बारे में अवांछित प्रश्नों की सराहना नहीं करता है, यह महसूस करते हुए कि युवक का कुछ गंभीर व्यवसाय होना चाहिए। श्री कैमो ने सम्मानपूर्वक उससे बस एक पल प्रतीक्षा करने का आग्रह किया, जबकि वह घबराहट में एक अलग कमरे में भाग गया। उसने जल्दी से प्रवेश द्वार पर ताला खोल दिया ताकि वह सुरक्षित हो सके। श्री कैमो ने आसपास के क्षेत्र पर भी एक त्वरित नजर डाली। खिड़की से वह जंग शियाओयोंग की ओर मुड़ा और दावा किया कि वह सही व्यक्ति के पास आया है। जो करीब आते हुए उसने फुसफुसाया कि वह इस मामले को संभाल लेगा। उसे बस एक पते की जरूरत थी और वे आधी रात को लेन देन के साथ आगे बढ़ेंगे। परसों वह केवल नकदी स्वीकार करेगा। जब तक जंग जा यंग हानि रहित जगह से बाहर निकल जाता, मिस्टर कैम व्यावहारिक रूप से उसके साथ एक वीआईपी की तरह व्यवहार कर रहा था। शियाओयांग सिर्फ इतना बदकिस्मत था कि वह नाइट मार्केट स्ट्रीट पर वापस आ गया, ठीक उसी समय जब पहले वाला परिचित कमीना घूम रहा था। लिu चोंग ने एक ब्लैक में इस अप्रत्याशित बैठक पर टिप्पणी की। बाजार कम नहीं है। अब यह समझ में आता है कि युवक इतना खर्च क्यों कर रहा है। क्वाजिंग का मामला भी है। उसने अनुमान लगाया कि बच्चे ने हाल ही में बहुत अधिक वित्तीय सलाह देखी होगी और अब वह सब कुछ बेचकर आराम से रहने की कोशिश कर रहा है। एक मोटे कमीने के सभी निरर्थक शब्दों से बेफिक्र जंग एक्स युवा ने सोचा कि अपनी नई अर्जित क्षमता को अपने दिमाग की आंख खोलने की कोशिश करना अधिक व्यावहारिक होगा। एक अगोचर आभा ने उसकी निगाह को रोशन कर दिया। वह श्री कैमक के सिर के ऊपर एक खुश चेहरा संकेतक और ली शुआंग के सिर पर एक गुस्से वाला देख सकता था। यह एक बहुत ही उपयोगी क्षमता थी क्योंकि उसने और अधिक प्रयोग करने की उम्मीद की थी। उसने मोटे कमीने के बारे में बकवास बातें की जो क्यूजिंग को धोखा देने के लिए नकली और सेकंड हैंड सामान खरीद रहा था। वह लड़की भी उसकी सेकंड हैंड कचरा थी, इसलिए यह समझ में आया कि वह केवल सुनने लायक थी, जिससे मोटे कमीने का संकेतक और भी क्रोधित हो गया क्योंकि उसने तंत्रिका पर चोट करने के बाद युवक को शाप दिया। विकासशील संघर्ष को देखकर मिस्टर कैमो ने कदम बढ़ाया और अपने नए बिग फिश क्लाइंट से पूछा कि क्या गुस्सा करने वाला मोटा कमीना शियाओयांग को परेशान कर रहा था। उसने मिस्टर कैमो के संकेत को समझते हुए लिu जोंग को दुश्मन के रूप में लेबल किया। अपने नए बड़े भाई को आश्वासन दिया कि वह और उसके कर्मचारी मोटे कमीने को सबक सिखाएंगे। शियाओयांग को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसने उन्हें याद दिलाया कि वे ज्यादा दूर न जाएं, क्योंकि भविष्य में लिu के लिए उसके पास अन्य योजनाएं थीं। अपने मोटे गधे के पीछे मजबूत शरीर वाले गुंडों के एक समूह को आते देखकर महत्वाकांक्षी गैंगस्टर अपने शब्दों को लेकर लड़खड़ाने लगा और अपना अहंकार खोने लगा। मिस्टर कैमो ने उस कूड़े के टुकड़े पर और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और एक डंडा निकाला। लड़कों ने मोटे कमीने का काम जल्दी से पूरा कर दिया और उसे अंधेरी सड़क के बीच में पीटा और चोटों के साथ छोड़ दिया। उसके चेहरे और सफेद सूट पर जूतों के निशान थे। उसने जो लात घूंसे खाए थे, उससे इस घटना ने जंग शियाओयांग के प्रति उसकी नापसंदगी को और मजबूत कर दिया। 2 दिन बाद गोदाम में मिलन समारोह का आयोजन किया गया और ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष समझौते के लिए समय पर पहुंच गए थे। शियाओयांग के सामने संदिग्ध बक्सों से भरा एक ट्रक था। यह वही था जो वह चाहता था। उसके आग्नेयास्त्र का आगमन उसके युद्ध के लिए तैयार कार्य की सफलता का संकेत था, जिससे उसे 10 सिस्टम अंक मिले और उसके कुल अंक 20 हो गए। बक्सों के अंदर भारी आग्नेयास्त्र थे, राइफल, पिस्तौल और हर अतिरिक्त उपकरण जिसकी उसे किसी कारणवश आवश्यकता हो सकती थी। प्रणाली ने एक बोनस इनाम के रूप में +2 शारीरिक वृद्धि औषधि भी जोड़ी। अपने हाथ में सिरिंज पकड़े हुए वह +2 वर्गीकरण के साथ इस बोनस की अप्रत्याशित गिरावट से बहुत प्रसन्न था। यह प्रणाली भंडार में मौजूद 1 की तुलना में 2 गुना प्रभावकारिता थी। 1 और सेकंड बर्बाद किए बिना उसने उस सिरिंज को उठाया और अपनी नसों पर निशाना साधा। वह सुई की एक छोटी सी चुभन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके रक्त प्रवाह के माध्यम से शक्ति औषधि का प्रवाह एक पीड़ादायक प्रक्रिया थी। एक औसत वयस्क पुरुष के रूप में उसका शारीरिक स्कोर +2 की वृद्धि के साथ लगभग 5 अंक होगा, जो कि उसकी समग्र शक्ति में व्यावहारिक रूप से 40% की वृद्धि है। क्योंकि यही मामला है, उसने सिस्टम स्टोर खोलने का संकल्प लिया। उसकी निगाह वहां सूचीबद्ध अन्य शारीरिक वृद्धि औषधि पर टिक गई। एक और विशाल सिरिंज को पकड़े हुए, बढ़ी हुई ताकत के मूल्य को महसूस करते हुए, वह एक और ताकत धोखा कोड को इंजेक्ट करने के बाद मिलने वाले लाभ को अधिकतम कर सकता था। उसका शारीरिक स्कोर अंततः 8 तक पहुंच गया था। वह व्यावहारिक रूप से एक औसत से 66% अधिक मजबूत था। वह आदमी था और वह इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। गोदाम के चारों ओर बिखरे कुछ ढीले लोहे के सलाखों को देखकर परीक्षण करने का विचार जंग शियाओयांग के मन में आया। उसने लोहे के सलाखों में से एक लिया। इमारतों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटे सलाखों में से एक एक्स यांग ने इसे हवा में फेंक दिया और जितनी तेजी से और जोर से हो सकता था उसे मारना शुरू कर दिया।
उसके हमले ने मोटी छड़ को काफी हद तक मोड़ दिया। गति जारी रही और छड़ी सीधे पास की दीवार में जा लगी। शियाओ यांग की किक इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपनी मौजूदा ताकत और अपने नंगे हाथों से लोहे की छड़ के माध्यम से दीवार में एक अच्छा सा निशान बना दिया। व्यावहारिक रूप से हथियार, अब वह अभी एक प्रारंभिक सर्वनाश के खिलाफ जाने में सहज होगा, क्योंकि उसने अभी जो हथियार खरीदे हैं उन्हें खुले में रखना एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए स्थानिक रिंग में संग्रहित करना बेहतर होगा। ज्याओ यांग ने ट्रक की सामग्री पर अपनी जादुई अंगूठी का इशारा किया और वे तुरंत अवशोषित हो गए। यदि सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उसे याद है, परसों सर्वनाश का पहला दिन होगा। उसके पास वह सब कुछ करने के लिए अधिक समय नहीं है जो करने की आवश्यकता है। किसी कारण से वह उस बूढ़े व्यक्ति की छवि को नहीं मिटा सका जो अपनी पोती के लिए कड़ी मेहनत से कमाई गई मामूली नकदी का उपयोग करके अपना घर खरीदने की विनती कर रहा था। जंग शियाओयोंग पहले सर्वनाश में अनगिनत जीवन और मृत्यु परिदृश्यों और विश्वासघात से गुजरा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की दुर्दशा को नजरअंदाज करना कभी उसकी शैली नहीं थी। शायद वह बूढ़े व्यक्ति को कुछ आवश्यक आपूर्ति भेज देगा। वह कम से कम इतना तो कर सकता है जिससे उसकी और उसकी पोती के बचने की संभावना बढ़ जाए। यह शियाओ यांग के सर्वनाश निधि की आपूर्ति के लिए एक प्रकार का पुनर्भुगतान है। अगले दिन जंग शियाओयोंग जीपीएस के बिना एक अलग शहर के छायादार हिस्से में एक जर्जर अपार्टमेंट की इमारत में चला गया। इस जगह को ढूंढना असंभव होता, यह देखते हुए कि यह कितना छिपा हुआ और जीर्ण शीर्ण था। क्योंकि बूढ़ा आदमी बिना लिफ्ट के इतनी सस्ती और पुरानी जगह में किराए पर रह रहा था, यह स्पष्ट था कि वह अमीर नहीं था। उनका यूनिट भी सबसे ऊपरी मंजिल पर था। दरवाजे तक पहुंचते ही शियाओ यांग ने लापरवाही से दस्तक दी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे अपने भंडारण रिंग से आपूर्ति निकाल लेनी चाहिए, या उसे यह समझाने में मुश्किल होगी कि वे कहाँ से आए थे और इसके प्रभावों को सक्रिय कर रहे थे। आवश्यक वस्तुओं से भरे बक्सों से दालान एक दूसरे के ऊपर भरा हुआ था। उसी समय बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास पहुंचा। उसने उसे खोला और तुरंत मान लिया कि यह मकान मालिक है जो अगले सप्ताह किराया देने का वादा कर रहा था। जब उसने युवक को अच्छी तरह देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह मिस्टर जंग थे। उनके साथ दालान में बक्से भरे हुए थे जो सीढ़ियों से होकर गुजर रहे थे, जिससे बूढ़ा आदमी और भी अधिक भ्रमित हो गया। शियाओ यांग ने बाद में सौदे के बारे में बताने का वादा किया। उन्हें इन बक्सों को अंदर ले जाने की जरूरत थी, इससे पहले कि पड़ोसी उन्हें कुछ देर बाद देख लें। उठाने में कुछ मिनट लगे, जो कि ज्यादातर शियाओ यांग द्वारा किया गया था। वे सब कुछ अंदर ले जाने में कामयाब रहे। बूढ़ा आदमी इस बात से प्रभावित था कि युवक थका हुआ भी नहीं लग रहा था। इस बीच शियाओ यांग सिर्फ कमरे का सर्वेक्षण कर रहा था और विश्लेषण कर रहा था कि क्या यह एक उपयुक्त आपातकालीन आश्रय होगा, और यह सामने का दरवाजा काफी ठोस था। इसके बाद उसने बूढ़े आदमी से जो कुछ वह कहने वाला था उसे ध्यान से सुनने का आग्रह किया। उसने समझाया कि आपूर्ति का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कल से शुरू होने वाले लगभग आधे साल तक चलना चाहिए। जैसे ही वह अधिक विवरण में जाने वाला था, शियाओ यांग हैरान रह गया। कमरे में प्रदर्शित एक तस्वीर से बूढ़ा आदमी अभी भी उलझन में था। तस्वीर में गर्वित बूढ़ा आदमी और उसकी खूबसूरत पोती थी, जो कि ज्याओ यांग के आश्चर्य के लिए बहुत बड़ी बात थी। तस्वीर में लड़की एक करीबी दोस्त थी जो पहले सर्वनाश शान शान के दौरान उनकी थी। उसने बूढ़े आदमी से तुरंत पूछा कि क्या तस्वीर में लड़की का नाम एम शान शान है। इससे बूढ़ा आदमी और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसने पहले कभी युवक से उसका नाम नहीं बताया था। ज्याओ यांग के चेहरे पर भाव गहरा गए और उसने जल्दी से बूढ़े आदमी से पूछा कि लड़की कहाँ है। वह अभी भी स्कूल में थी। जब वे स्थानांतरण के कागजी कार्रवाई की व्यवस्था कर रहे थे, तब युवक को अभी भी याद था जब शान शान ने पहले सर्वनाश के शुरुआती दिनों में अपने दादाजी को बर्बाद करने के बारे में खेद व्यक्त किया था। जहां तक वह याद कर सकता था, शान शान के दादाजी उसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। बूढ़ा आदमी बहादुरी से उसके झोंबी से भरे स्कूल में घुस जाएगा। उस विनाशकारी समय रेखा में वह उसे बचाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में मर जाएगा। अपने पिछले जीवन में एक करीबी सहायक होने के नाते जियो यांग ने शान शान को उस तरह का दर्द कभी नहीं होने देने का संकल्प लिया। वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और घोषणा की कि घर अब बिक्री के लिए नहीं है। मासूम दादाजी यह सोचकर घबरा गए कि मिस्टर जंग इस सौदे से हाथ खींच रहे हैं, लेकिन जियो यांग ने उन्हें निगलने के लिए एक कठिन गोली दी। दुनिया कल एक जीवित नरक में बदल जाएगी। शान शान के स्कूल में घर अब और मायने नहीं रखेगा। उन्हें उसे लेने और उसे एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। इस अचानक घोषणा ने बूढ़े आदमी को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। जियो यांग इतनी जल्दी में था कि वह सर्वनाश की अविश्वसनीयता को ध्यान में रखने में विफल रहा। यह समझाना कठिन था कि बूढ़े आदमी के साथ क्या होने वाला था। इसलिए उसने एक बूढ़े व्यक्ति के लिए अधिक समझने योग्य शब्द का उपयोग किया और बूढ़े व्यक्ति से यह कल्पना करने का आग्रह किया
कि अकाल के दौरान रहना कितना दुखद और भयानक था। निश्चित रूप से यह डरावना लग रहा था, लेकिन अकाल शांति के समय में नहीं हो सकता था। यह महसूस करते हुए कि कोई भी शब्द बूढ़े व्यक्ति को उस पर भरोसा करने के लिए राजी नहीं कर सकता था, जंग शियाओयोंग ने एक दिखाओ मत बताओ दृष्टिकोण अपनाया। उसने सभी आपूर्ति बक्सों को एक पल में अपने भंडारण रिंग में वापस खींच लिया। उसने कमरे में बाकी सभी चीजों को भी शामिल कर लिया। जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक बूढ़ा व्यक्ति एक खाली विशाल कमरे को देखते हुए जादू के अलावा इसका वर्णन करने के लिए कोई अन्य शब्द नहीं था। जोंगजा यांग ने घोषणा की कि उसके पास महाशक्तियां हैं और वह भविष्य देख सकता है। बूढ़े व्यक्ति को जीवित रहने और शान को बचाने के लिए उसकी हर बात सुनने की जरूरत थी। उनका अगला कदम लड़की को उस स्कूल से बाहर कार की सवारी पर ले जाना था जहां शान थी। बूढ़े आदमी का मुंह अभी भी खुला हुआ था। उसकी आंखें अविश्वसनीय युवक पर टिकी हुई थीं। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना था। ज्याओ यंग ने पागलों की तरह गाड़ी चलाई, जैसे कि यातायात कानून केवल सुझाव थे। वाहन से बाहर भागना, उन्हें शान को ढूंढना था। शान जहां भी थी, विभाग की एक इमारत के सामने एक युवती थी जो कुछ अन्य छात्रों से घिरी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि शानन थी। अभी कुछ रूढ़िवादी चुड़ैल उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी, क्योंकि कुछ लड़के उसे विद्रोही निगाहों से पसंद करते थे। शानन ने जोर देकर कहा कि वह उस सनकी के साथ रहना भी नहीं चाहती थी और उसे उस सनकी का ध्यान पसंद था। एक और चुड़ैल ने कदम बढ़ाया और उसे वापस बात करने की हिम्मत करने के लिए पेट में लात मारी। दो चुड़ैलों ने शान को मिल रहे सभी ध्यान से ईर्ष्या के कारण बारी बारी से उसकी पिटाई की। उसकी सुंदरता के कारण स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज ने उसे रोक दिया। अपनी पोती को ऐसी हृदय विदारक स्थिति में देखने के बाद उन चुड़ैलों ने अपना ध्यान अपनी प्यारी पोती की ओर दौड़ते हुए दादा की ओर लगाया। उसने अनियंत्रित युवतियों पर चिल्लाया कि वे शानन के साथ क्या कर रही थीं और उनसे लड़की को जाने देने के लिए कहा। तभी कुछ बदसूरत ठग उसके रास्ते में आ गए और बूढ़े आदमी से कहा कि वह पीछे हट जाए और लड़कियों को बिना किसी रुकावट के अपना काम निपटाने दे, और जानबूझकर अपने कुंद हथियार दिखा रहे थे और ब्लेड्स। बूढ़े आदमी ने चाकुओं से धमकाए जाने पर भी हमला करने में संकोच नहीं किया। लड़कों पर अशिष्ट बदमाशी करने के लिए चिल्लाया। गुंडों में से एक ने अपने स्टील के बल्ले को बूढ़े आदमी के सिर पर निशाना लगाते हुए उठाया। अगर बल्ला लग जाता तो यह काफी गंभीर हो सकता था, लेकिन जिया यांग ने समय पर कदम उठाने का फैसला किया और बदमाशों के हमले को रोक दिया। उसने यंग की ओर देखा जो जगह की बर्बादी थी। ऐसा लग रहा था कि यंग गन्स अभी भी गुंडे बनना सीख रहे थे। अन्य दो ने अपना ध्यान ज्याओ यांग पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने सोचा कि वह शान का बड़ा भाई या कुछ और था। फिर भी एक आसान लक्ष्य। स्टील का बल्ला पकड़े हुए गुंडे हाथ हिले नहीं, चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया। और फिर ज्याओ यांग ने उसे सौर जाल में एक मजबूत लात खाने पर मजबूर कर दिया। बेचारा ठग हवा में उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तोप से दागा गया हो। पहले ठग के भाग्य को देखते हुए अन्य दो एक पल के लिए हिचकिचाए। ऐसा लग रहा था कि ज्याओ यांग युद्ध में प्रशिक्षित है। शायद अगर वे एक डबल टीम के रूप में उस पर हमला करते तो वे एक हिट छिपा सकते थे, लेकिन ज्याओ यंग की ठंडी और गणनात्मक चमक को देखते हुए ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा था। दो ठग, एक सामने चाकू पकड़े हुए और दूसरा नीचे बल्ला थामे हुए। यह दो महत्वाकांक्षी गुंडों द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी योजना थी। सबसे पहले हमला करने वाला वह था जिसने आने वाले हमले को भांपते हुए पूरी ताकत से बल्ले को घुमाया। शियाओ यांग को स्विफ्ट ने आसानी से चकमा दे दिया। उसका नया शरीर उन औषधियों को लेने और अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के बाद पहले से ही उपयोगी साबित हो रहा था। उसकी प्रतिक्रिया की गति और भी बढ़ गई थी। उसने उस गुंडे को पकड़ लिया जिसने उसके सिर पर वार करने की कोशिश की थी और उसका कॉलर खींच लिया, जैसे कि शियाओ किसी बुरे व्यवहार वाले बच्चे को अपनी नई ताकत से पकड़ रहा हो, और उसे पटक दिया। उस कमीने को ठंडी और सख्त जमीन पर पटकना बहुत आसान था। बदमाश को बेहोश करने के लिए एक ही जोरदार झटका लगा। उस आदमी का सिर शायद कंक्रीट या किसी चीज से टकराया होगा। उसने मौका पाकर हाथ में चाकू ली। बिना पलक झपकाए झोंबी सर्वनाश के अनुभवी ने हथियार को पुनर्निर्देशित किया और अपनी अविचल आंखों से सुनहरे बालों वाले बदमाश को देखा। ज्याओ यांग ने अपनी टांग को दूसरे किक के लिए तैयार करते हुए आंख से संपर्क भी नहीं तोड़ा। इस बार उसने शेष ठग को टांग के किनारे पर लात मारी। बल इतना शक्तिशाली था कि यह अतिरिक्त क्षति के लिए धमकाने वाले को ऑमलेट की तरह मोड़ दिया। अंततः गिरने से ब्लॉन्डी का चेहरा कुछ ही सेकंड में जोर से फर्श पर टकराया। ठगी करने वाले अपराधियों से उचित तरीके से निपटा गया। उसके सामने केवल दो बाधाएं रह गईं। वे चालाक चुड़ैलें थीं जो बिना किसी अच्छे कारण के शान को परेशान कर रही थीं। आप देखिए कि पहले भीषण सर्वनाश से गुजरने के बाद जोंग शियाओयोंग अब समान अधिकारों
समान लड़ाइयों का समर्थक है, इसलिए उसने उस धमकाने वाली चुड़ैल के चेहरे पर तमाचा मारा। उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उस थप्पड़ के पीछे की ताकत काफी गंभीर थी। उसने उसे कंपी और उसका गाल दूसरे गुंडे के लिए लाल हो गया, क्योंकि उसे शान जान के बाल खींचना बहुत पसंद था। जाओयोंग ने चुड़ैल को उसकी ही दवा का स्वाद चखाया। उसने जाने नहीं दिया, चाहे उसने जानलेवा नजर से कितनी भी विनती की। उसने ब्लॉन्डी से लिया चाकू, निकाला और लड़की की गर्दन पर रख दिया। डर गया कि वह क्या कर सकता है। चुड़ैल डर कर रोने लगी। इलाके में मौजूद हर राहगीर ने एक तीखी कट की आवाज और एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनी। जाओयोंग ने पहले सर्वनाश में एक आंख भी नहीं झपकाई। उसने जीवित रहने के लिए बहुत सी चीजें की और उन सहज प्रवृत्तियों ने उसके साथ रही। महिलाएं उसके किए का परिणाम देखकर भयभीत हो गईं। मिस बदमाश अपने घुटनों पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वे बेजान और शक्तिहीन हों। चिंता न करें, आरए मसीह इतना क्रूर नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसने बदमाश के बाल थोड़े से काटे और उसे सबके सामने अपमानित किया। फिर भी उसने अपना सबक नहीं सीखा। चुड़ैल चिल्लाई कि वह शियाओयोंग को इस तरह गंदा करने के बाद भागने नहीं देगी। उसने उसकी खोखली धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि वह उसकी दयनीय स्थिति को देख रहा था। उसने उसके सिर के ऊपर बालों की लटें बिखेर दीं। अधिकतम अनादर करते हुए उसने ऐसा किया, जबकि उससे कहा कि उसने उस पर एक एहसान किया है, क्योंकि लंबे बाल निकट भविष्य में केवल एक बोझ होंगे। हर कोई उसके रहस्यमय शब्दों से भ्रमित था, लेकिन उसने उन्हें आश्वासन दिया कि छोटे बाल रखने से आने वाले दिनों में धमकाने वाले की जान बच सकती है। जाओयोंग ने करीबी परिचय के साथ शान की ओर मुड़कर उससे कहा कि उन्हें अब जाना होगा, भले ही वह नहीं जानती कि कहाँ। फिर भी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोती को तुरंत मिस्टर जंग की कार में चढ़ने के लिए मना लिया। उसके दादाजी ने उसे बताया कि वह अपने चेहरे पर एक पागल नजर के साथ अब स्कूल नहीं आएगी। बूढ़े आदमी ने समझाया कि एक बड़ा अकाल आने वाला है और जीवित रहना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शानान इसे नहीं खरीद रही थी, हालांकि उसने सोचा कि उसके दादाजी उन घोटाले कॉलों में से एक के लिए गिर गए हैं। जाओयोंग ने दोनों को झगड़ते देखा, क्योंकि युवती चिंतित थी कि उसके दादाजी को कुछ नकदी के लिए धोखा दिया गया था। युवक बस शानान को सुरक्षित देखकर खुश था। उसने उसे इस नए जीवन में सुरक्षित रखने का वादा किया। अपने दादा के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अंदर आकर कबूल किया कि इस कथित अकाल की जानकारी उसी से आई थी। यह सोचने पर उसे लगा कि वह यह भी नहीं पता था कि यह आदमी उन्हें कहाँ ले जा रहा था। भगवान जाने जांग शियाओयोंग ने खुद को सही ढंग से पेश किया और शान को उसे भाई शियाओयोंग कहने दिया। उसने स्कूल में कमीनों के सामने खड़े होने के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसने उसे आश्वासन दिया कि उन लोगों के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अब वह उत्सुक थी कि क्या वास्तव में अकाल आने वाला है। तो अचानक उसने आखिरकार कबूल कर लिया कि उसने अकाल की कहानी गढ़ी है, ताकि बूढ़े व्यक्ति को यह समझने में आसानी हो कि आधुनिक शांतिपूर्ण समय में अकाल लगभग असंभव होगा। इसलिए उसने सफाई दी। अगले कुछ दिनों में वास्तव में जो आने वाला है वह सर्वनाश है, आधुनिक सभ्यता का अंत, जैसा कि वे जानते हैं। यह सुनकर कोई भी पागल हो जाएगा। यह ऐसी घोषणा के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। घड़ी को देखते हुए शियाओयोंग ने सोचा कि समय आ गया है कि समाचार और इंटरनेट की जांच की जाए, ताकि अंत के समय के प्रारंभिक संकेत दिखाई दें। उसने अपना फोन निकाला और समाचार देखा। सामने और केंद्र में एक आदमी का वीडियो दिखाई दिया, जिसमें वह कुछ बहुत ही अशुभ अंत दिवस की बातें सुना रहा था। यह एक आदमी था जिसे भीड़ भरे रेलवे स्टेशन में अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था। कुछ लोगों ने कहा यह रेबीज था और वह व्यक्ति अन्य लोगों को काट रहा था, लेकिन वह व्यक्ति इतना समझदार लग रहा था कि उसने वीडियो में एक अजीब सी गंध वाले धुंध के बारे में कुछ भयावह बातें बताईं। बंदी ने इतनी जोर से पकड़े जाने का विरोध किया कि वह छूट गया और उसने कुत्ते की तरह और लोगों को काट लिया। उसके बाद से काफी अराजकता फैल गई, जैसा कि शियाओ यांग ने कहा, और उम्मीद की थी कि सर्वनाश के प्रारंभिक संकेत पहले से ही पूरे जोरों पर थे। कल सर्वनाश का पहला आधिकारिक दिन होगा। एक जहरीला धुंध प्रांत बी सहित कई प्रांतों को ढकना शुरू कर देगा। सभी प्रकार के जीवित प्राणी, इस अज्ञात धुंध से सभी प्राणी प्रभावित होंगे। यह एक ऐसे बिंदु पर आएगा जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नासमझ ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, जो सड़कों पर अपने अगले शिकार की तलाश में घूमेंगे, जबकि जो छोटा सा हिस्सा बच जाएगा वे मांस के भूखे ज़ॉम्बी की क्रूरता से नहीं बचेंगे। मरने और दर्दनाक मौत के बाद पीड़ित उनमें से एक बन जाएगा। शानन नई पीढ़ी का हिस्सा है, इसीलिए उसे ज़ॉम्बी के बारे में एक सामान्य विचार होना चाहिए। उसके पास फिल्मों और सामान्य रूप से पॉप संस्कृति पर आधारित कुछ विचार हैं, लेकिन यह कठिन है।
यह विश्वास करना कठिन है कि यह वास्तव में हो रहा है, लेकिन जब कल, परसों या अगले सप्ताह आधिकारिक रूप से अराजकता शुरू होगी तो हर किसी को यह विचार इतना अविश्वसनीय नहीं लगेगा। दुर्भाग्य से वे उस समय ट्रैफिक में फंस गए जब मुख्यालय वापस जाने का समय था। यह इतना बुरा था कि आपातकालीन लेन भी अवरुद्ध हो गई थी और पीछे की ओर बढ़ गई थी। बूढ़ा आदमी घबरा गया था क्योंकि मिस्टर जंग ने अभी अभी जॉम्बी का उल्लेख किया था और अब वे स्थिर स्थिति में हैं। लेकिन ज़ियाओयोंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अभी सुरक्षित होंगे, लेकिन भले ही जॉम्बी कुछ समय के लिए सब कुछ अपने कब्जे में न कर सकें। दिनों के आसपास एक छोटे से प्रकोप की संभावना असंभव नहीं होगी, जबकि हर कार बम्पर टू बम्पर थी। एक लग्जरी कार आपातकालीन लेन से सभी को पार करते हुए तेजी से गुजरी। जब ट्रैफिक थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लग्जरी कार ने ज़ियाओयोंग को काटने का अवसर लिया। कमीना इतनी तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था कि ज़ियाओयोंग लगभग उससे टकरा गया था। अगर उसने ब्रेक नहीं लिया होता, वह नाराज था और सही था। उस आदमी को टर्न सिग्नल की कोई अवधारणा नहीं थी और बस एक बेवकूफ की तरह आपातकालीन लेन में कट गया, जिससे सभी खतरे में पड़ गए। टकराव की भावना महसूस कर रहे युवक ने निगलने से इनकार कर दिया। उसके साथ जो अनादर किया गया, उसने उस कमीने को अपनी लेन में घुसने नहीं दिया और उसे बंद कर दिया, जबकि उसने जानबूझकर दिखाया था कि वह कमीने को लग्जरी कार में नहीं आने दे रहा है। वह हार नहीं मान रहा था। हर कोई एक ही ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है और लापरवाह ड्राइवरों को पास नहीं मिलता। लग्जरी कार शाओ की खिड़की के पास आकर रुकी और कुछ भद्दी गालियां दी। ऐसा लग रहा था कि वह ही इस स्थिति में परेशान था। बूढ़े आदमी ने सलाह दी कि उन्हें अभी परेशानी से बचना चाहिए, क्योंकि लापरवाह ड्राइवर अमीर और शक्तिशाली लग रहा था। ज़ियाओयोंग ने ऐसा नहीं किया। ध्यान रखें कि हालांकि अगर कमीने ने बाहर निकलकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो वह अमीर आदमी के खून से सड़क को रंगने में संकोच नहीं करेगा। वे लगभग 1 घंटे तक उस ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, लेकिन सौभाग्य से यह साफ हो गया। उनके पीछे देखने पर ऐसा लग रहा था कि सिर दर्द अभी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि पहले वाली लग्जरी कार एक बार फिर से काटने की कोशिश कर रही थी। वह जानबूझकर उनका पीछा कर रही थी। ज़ियाओयोंग वास्तव में अब परेशान होने लगा था। अमीर लड़का उसे जाने नहीं देगा। जो भी वह कमीना था, वह निश्चित रूप से एक विक्षिप्त व्यक्ति था। स्वेच्छा से अपनी जान और वाहन को दांव पर लगा दिया। सिर्फ सड़क पर अप्रिय होने के लिए वह उनका पीछा कर रहा था और जानबूझकर उनका मजाक उड़ा रहा था। यह आपकी पाठ्य पुस्तक सड़क पर क्रोध का आनंद लेने वाला व्यक्ति है। बूढ़े व्यक्ति ने मिस्टर जंग से आग्रह किया कि इसे जाने दें और आगे इसमें शामिल न हो। ठीक है, अतीत के जंग ज़ियाओयोंग ने इस कमीने को जाने दिया होगा, लेकिन सर्वनाश कल होने वाला है। उस अमीर बदमाश जैसे बदमाशों को अब और बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए ज़ियाओयोंग ने सड़क पर क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ी देर खेला। उसने आखिरी सेकंड में उस आदमी के बुरा मानने पर शर्त लगाई और वह बाहर आ गया। शीर्ष पर अमीर बदमाश लगभग पास की पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसने इसे यातायात से छोटे बदमाश को जिम्मेदार ठहराने की हिम्मत की। सूट पहने कमीने ने तुरंत यातायात पुलिस को निगरानी फुटेज के लिए पूछा। वह ज़ियाओयोंग को ट्रैक करना चाहता था ताकि यह दिखाया जा सके कि शीर्ष पर लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जब तक तीनों मुख्यालय पहुंचे तब तक रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, बूढ़े आदमी ने अपने मुंह को उसके पैमाने पर आश्चर्य से खुले हुए परिसर को देखा। शान ने टिप्पणी की कि पूरी जगह एक लग रही थी। थोड़ा बहुत ज़ियाओयोंग ने उन दोनों से कहा कि वे कल से थोड़ा आराम करें और वे जो कुछ भी मानते थे वह सब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया हार्डकोर मोड में प्रवेश कर गई है। यही उसने कहा था, लेकिन वह अपने देखने वाले डेक के सामने बहुत शांत और सहज दिख रहा था। सुबह सबसे पहले हाथ में कॉफी के साथ शान अभी अभी जागी थी और उसने ज़ियाओयोंग को पास में पाया। बहुत समय हो गया था जब से उसने अच्छी नींद ली थी और सुबह की कक्षाएं नहीं होना एक मुक्तिदायक एहसास था, क्योंकि वह पहले से ही उठ चुकी थी। यह उसे किले के चारों ओर एक दौरे पर ले जाने का एक उत्कृष्ट समय होगा। वे दादाजी को बुलाकर ज़ियाओयोंग ने उन्हें सुविधाओं के चारों ओर एक दौरा कराया, जहां सभी दीवारें कुछ गंभीर प्रबलित कंक्रीट से बनी थीं। प्रत्येक द्वार भारी हथियारों के उपयोग के बिना नहीं टूटता था, क्योंकि वे रिमोट से नियंत्रित होते थे और 3 सेमी मोटी ठोस स्टील से बने होते थे। चाहे वह लोग हों या लाश, किसी को भी बाहर रखना आसान होगा। उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि उन तीनों के अलावा किसी को भी ज़ियाओयोंग की अनुमति के बिना किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। शान ने इसका अर्थ यह लगाया कि अन्य बचे हुए लोग जो इस तक पहुंचने में कामयाब रहे, उन्हें छोड़ दिया गया। मरे हुओं के साथ बाहर मरने की जगह शिया ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने बस उन्हें अगले स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया। उसने सावधानी पूर्वक समझाया कि प्रलय के साथ मानव स्वभाव पहले से भी अधिक अप्रत्याशित हो जाएगा।
लोगों के दिलों के अंदर की बुराई बिना कानूनों के बढ़ जाएगी। बड़ा दिल और करुणा रखने से उन्हें आगे चलकर केवल मार दिया जाएगा। इसलिए उसने दोनों को एक स्थान देखने के लिए ले गया जिसे उसने बनाया था। यह एक बाड़े वाले अपार्टमेंट परिसर की तरह लग रहा था, जिसके चारों ओर कई शिपिंग कंटेनर बिखरे हुए थे। उसने निर्देश दिया कि अगर वह आसपास नहीं था और बचे हुए लोग मदद मांगने आए थे तो उन्हें इस बफर जोन में अस्थायी आश्रय के रूप में रखा जा सकता था। उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना मुख्य किले में अन्य लोगों पर प्रतिबंध अभी भी कायम था। बूढ़े व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की कि दौरे का अगला पड़ाव खाद्य भंडारण होगा। वह यह भी बताएगा कि उनकी आपूर्ति के स्थान के किन क्षेत्रों को अन्य लोगों को राशन दिया जा सकता है। आवश्यक आपूर्ति के ढेर से भरे गोदाम में प्रवेश करना एक बेतुका दृश्य लग रहा था। ज्याओ यंग ने इरादे से उनकी ओर देखा और वह आगे बढ़ गया। सामान दिखाने के बाद उनकी शत्रुता की स्थिति की जांच करने के लिए माइंड्स आई को सक्रिय करें। सौभाग्य से उसने उनके सिर के ऊपर खुश चेहरे देखे। यह मान लेना सुरक्षित होना चाहिए कि यह विश्वास का संकेत था, इसलिए उसने अपने स्टोरेज रिंग से अगले शोकेस के साथ जारी रखा, यह समझाते हुए कि इस सर्वनाश में हथियार सबसे महत्वपूर्ण चीज थे। उसने शान को एक क्रॉसबो और बूढ़े आदमी को एक बंदूक सौंपी। उसने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाया कि ये हथियार उनके नियंत्रण में रहें और कभी किसी और के हाथों में न पड़ें। यह केवल सामान्य ज्ञान था। ऐसा करने पर हथियार सुरक्षा आवश्यक थी, जब तक कि वे अराजकता नहीं चाहते थे। दौरे के बीच में ज्याओ योंग को एक नए सिस्टम कार्य के बारे में अधिसूचना प्राप्त हुई। एम शान के साथ पुनर्मिलन के बाद उसे जंगची नामक एक अन्य पूर्व साथी के साथ पुनर्मिलन के लिए एक और मिशन दिया गया था। यह अधिसूचना ज्याओ योंग के लिए काफी चौंकाने वाली थी। व्यूइंग डेक से शहर को देखते हुए उसने जंग के स्थान को इंगित करने वाला एक तीर देखा। वह पहले से ही अपने पुराने दोस्तों को खोजने की योजना बना रहा था, इसलिए यह एक अच्छा बोनस था। मिशन पर जाने से पहले उसने दादाजी को बताया, पोती जोड़ी को नियमों को याद रखना चाहिए और उनका उल्लंघन करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जब उससे पूछा गया कि वह कहाँ जा रहा है तो उसने अपनी कार में प्रवेश किया और उत्तर दिया कि वह भर्ती करने और टीम बनाने के लिए बाहर जाएगा। जंग के स्थान को इंगित करने वाला विशाल तीर एक केटीवी बार की ओर इशारा कर रहा था। कमरों में से एक के अंदर दोस्तों का एक समूह शराब पीने और कराओके गाने का आनंद ले रहा था। चांदी के बालों वाला जंगची नशे में अपने एक लड़के के साथ कमरे से बाहर निकला और अपने मूत्राशय को खाली करने के बाद शौचालय जाने के लिए लड़खड़ाता हुआ चला गया। दोनों नशे में धुत होकर दालान में बाहर निकले। जोंगी गलती से नशे में था, एक लड़की से टकराया। यह एक हल्की टक्कर थी, लेकिन लड़की बेहद चिढ़ी हुई लग रही थी। इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। जंगी ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन लड़की के एस्कॉर्ट ने पूरी बात को अच्छी तरह से नहीं लिया। जंगची को गुंडा कहते हुए उसने युवक को अंधाधुंध लात मारी। जंगची पास की दीवार से टकरा गया और उसके नितंब पर गिर गया, और यह काफी दर्दनाक लग रहा था। उसका दोस्त यह देखने के लिए उसकी तरफ भागा कि क्या वह ठीक है। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था। ग्लास के दोस्त में कुछ हिम्मत थी कि वह अपने दोस्त के लिए खड़ा हो गया और हिंसक ठग पर इतना आक्रामक व्यवहार करने के लिए चिल्लाया। उसे लोगों द्वारा बात करने की आदत नहीं है, विशेष रूप से अपनी प्रेमिका के सामने। गुंडा क्रोधित हो गया। उसने अपने दोस्त का कॉलर पकड़कर गिलास उठाया और वह बदमाश काफी ताकतवर था। स्थिति को बढ़ता देख जोंगी ने उठने और यह स्वीकार करने की पूरी कोशिश की कि उसकी गलती थी। उसने गुंडे से अपने दोस्त को न मारने की विनती की। सौभाग्य से केटीवी का एक कर्मचारी पास में ही घूम रहा था। वह पेट के फ्लू से उबरने और तुरंत सर्दी लगने का विलाप कर रहा था, लेकिन हंगामे ने उसका ध्यान खींचा। ऐसा लग रहा था कि इस बार में झगड़े काफी आम बात थी, क्योंकि नशे में लोग अपने हाथ नहीं रोक पा रहे थे। स्टैफोर्ड ने खुद ही लड़ाई को रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला किया और दोनों पक्षों को शांत होने के लिए कहा। जब ठग ने मुड़कर देखा तो वह रोके जाने से नाराज लग रहा था। उसने इसे अपमान के रूप में लिया, क्योंकि यहां तक कि केटीवीएस के मालिक भी उसके कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। वीर कर्मचारी अब ठग के क्रोध का लक्ष्य था, इसलिए उसने चुपचाप जंगची और उसके साथी को जल्दी से जाने का इशारा किया। बदमाश ने मांग की कि बार मालिक तुरंत बाहर आ जाए या वह जगह बंद कर देगा। श्री कर्मचारी ने तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रभावी लग रहा था, क्योंकि कॉलेज लड़के कराओ के रूम 90 में वापस भाग गए। दोनों ऐसे गुस्से जैसे कोई जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा हो। उनके अन्य दोस्त स्वाभाविक रूप से उत्सुक थे कि क्या हो रहा है
और वे इतने उन्मत्त क्यों थे? खैर, वे मूल रूप से एक नशे में धुत ठग से टकरा गए, जिसने उन्हें बुरी तरह से पीटने की धमकी दी। वे भाग्यशाली थे कि कर्मचारियों में से एक तेज दिमाग वाला और इतना दयालु था कि उसने शोरगुल को शांत कर दिया। उनके दोस्तों में से एक ने खड़े होकर उनसे कहा कि उन्हें लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कक्षा को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वह चाहता था उन्हें वास्तव में बुरी तरह से पीटने के लिए वे भाग्यशाली थे। उन्हें बस नाचते गाते और जश्न मनाते रहना चाहिए। नशे में धुत ठग के रूप में अपने पूरे ग्रुप के साथ उन्हें ढूंढती रही और अधिक विकास के डर से विरोध करने की नहीं की। इसीलिए उन्होंने समर्पण कर दिया, पीटे गए सर्वर का भाग्य दिया। वे कांप उठे। कृषि इंजीनियरिंग के सख्त आदमी ने डकैती का मजाक उड़ाया। उन्हें एक फोन कॉल करने की हिम्मत देते हुए व्हिस्की की बोतल पकड़ी नशे में धुत गुंडों ने सख्त आदमी को बात करने से रोक दिया। उसने अपने हाथ में पूरी बोतल सख्त आदमी के सिर पर पटक कर ऐसा किया, सख्त आदमी चेन चोंग का खून और व्हिस्की मिलकर फर्श पर बहने लगे, जिससे जंगची को बहुत चिंता हुई। केटीवी बार के बाहर एक जानी पहचानी कार प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। जंग शियाओयोंग अपनी कार से एक मुस्कान के साथ बाहर आया। वह पहले सर्वनाश के अपने एक पुराने साथी को देखने के विचार से उत्साहित था। वह इस बात से चकित था कि केटीवी किस तरह से चरित्र के लिए उपयुक्त था। जंगची का एक कॉलेज छात्र संस्करण व शीर्ष स्तरीय कर्मचारियों द्वारा निर्देशित परिसर में प्रवेश करता है। यहीं पर चैप्टर एंड होती है और चैप्टर 2 के लिए कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।